अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि सीनियर एंकर तारिक मतीन साहब को धमकी दी गई है। वो धमकी एक सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी, वीगो गाड़ी पर सवार एक शख्स ने दी। वो क्या धमकी थी, तारिक मतीन साहब ने क्या कहा और उसके बाद फिर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, उसकी तफसीलात इस वीडियो में रखूँगा। और इसके साथ साथ दुआ जहरा केस के हवाले से, क्योंकि बीच में काफ़ी समातें हो चुकी हैं, पेशरफ्त से आपको आगाह नहीं कर सका, तो बेशुमार लोग दोस्त ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले, वो मुसलसल कमेंट्स में और मैसेजेस के ज़रिए पूछ रहे हैं। तो क्या कुछ पेशरफ्त हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तारिक मतीन से पहले जो सूरत हाल है मुल्क में, जो सहाफ़ी हैं, ख़ासतौर पर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान साहब की बात करें, इनसे पहले अरशद शरीफ साहब की बात करें कि उनको किस तरह अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा, मजबूरन मुल्क छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर उनकी जान के लाले पड़े और उसके बाद फिर उनको कीनिया में जाके शहीद कर दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त करते रहे और दुनिया को बावर कराते रहे कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। ये हमारी जो अशराफिया है, हमारे जो सियासतदान हैं और हमारी जो मुल्क चलाने वाले, वो इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। वो आवाम की भलाई के लिए, आवाम के मफाद के मामले में अपनी जान पर खेल कर सहाफ़त करते रहे। बिलाखिर उनको तंग आके मुल्क छोड़ना पड़ा और उसके बाद फिर उनके साथ क्या सूरत हाल हुई। इसके अलावा इमरान रियाज़ की बात करें तो इमरान रियाज़ के ऊपर जो सूरत हाल आज तकरीबन कोई 95 दिन के करीब हो चुके हैं, उनको जबरी तौर पर लापता किया गया है और आज तक कोई इदारा ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा इमरान रियाज़ जो है वो कहाँ पर हैं, किन की तहवील में। वो खुद लापता हुए, खुद लापता हुए, रूपोश हो गए या उनको लापता किया गया है। इस हवाले से किसी किस्म की जो है वो अपडेट्स नहीं दी जा रही। अदालतों से भी जो है वो ना सिर्फ आवाम बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो उनको सुनते थे, वो भी बेहद मायूस हो चुके हैं कि बिलाखिर एक वो सहाफ़ी जो हक़ और सच की बात करता था, वो लोगों को बाखबर रखने की कोशिश करता था, सौ इख्तलाफ करें उनकी तर्ज़ सहाफ़त से, लेकिन वो लोगों को पाकिस्तान के मफाद की जो भी ख़बरें थी वो कोशिश करता था कि आवाम को जगाए और उनको असल उनके जो हकूक़ हैं या आवाम के मामले में जो कुछ हो रहा है वो उनको आगाह करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे सहाफ़ी हैं, जिसमें सदीक़ जान की अगर हम बात करें, और भी कई सहाफ़ी हैं जिनको मुकदमात बनाया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, कुछ ज़मानतों पर हैं। आज भी जो है वो बेशुमार ऐसे हैं जो जिनको छुपते फिर रहे हैं या रूपोश हैं, इस वजह से कि उनको किसी न किसी मुकदमात में या किसी न किसी तरीके से उनको हिरासत किया जाएगा, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लोगों के ख़ानदान जो है वो तंग आ चुके हैं कि अब जाएँ तो जाएँ कहाँ। अब यही सूरत हाल है कि जो तारिक मतीन साहब हैं, एक अरसा दराज से यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर काम करने का उनका मकसद ये है कि वो आज़ादी से काम कर रहे हैं। उनके फैमिली के कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ, जिसकी वजह से वो टीवी चैनल में मुस्तकिल तौर पर जो है वो 8 घंटे की नौकरी कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो चूँकि सहाफ़त से वाबस्ता है, उनका एक अरसा हो गया है, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो एक ज़रिया माश है और अपना घर और सिस्टम जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है बेहतर तरीके से चल रहा है। उनका भी यही मसला है कि वो पाकिस्तान में होने वाले जो भी मसाइल हैं वो आवाम को बताते हैं, उजागर करने की कोशिश करते हैं और उनकी भी यही कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम के हालात बेहतर हों, मुल्क के बेहतर हों, दुनिया में मुल्क का नाम रोशन हो। और जो खामियाँ, जो कोताहियाँ हमारे सियासतदानों की हैं, मुख्तलिफ इदारों में हैं, मुख्तलिफ जो जहाँ खामियाँ हैं वो उनको भी हाईलाइट करते हैं, ताकि अवाम भी बाखबर है और उसके बाद फिर दुनिया को भी पता चले कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर उनकी आप तर्ज़ सहाफ़त से इख्तलाफ करें या उनके तरीक़ाकार से आप इख्तलाफ करें तो उसके बाद फिर उनकी जान के दुश्मन बन जाएँ। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क, चाहे उसके किसी भी किस्म के हालात हों, लेकिन कभी भी इस तरह की सूरत हाल नहीं होती जिस तरह की पाकिस्तान में आजकल लोगों को देखनी पड़ रही है। आज जो है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, एक सामने आया ट्वीट, चूँकि मुख्तलिफ़ अवकात में, चूँकि वो कराची में है तो उनसे जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम राब्ते में भी रहते हैं, एक दूसरे की खबर गिरी। और इवन कि ये भी सूरत हाल है कि अगर खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हुआ तो उन्होंने मेरा नंबर दिया हुआ और मैंने अपने घर वालों को उनका नंबर दे के रखा है कि अगर खुदा न खास्ता कभी कुछ हो गया तो राब्ता करके एक दूसरे को, घर वालों को या उनकी दाद रसी जिस तरह भी मुमकिन हो सके वो करेंगे। इस तरह का उनसे ताल्लुक़ है। लेकिन आज जो है वो उनका ट्वीट आता है तकरीबन 1:21 पर। देखता हूँ तो मैं भी ज़ाहिर चौंक जाता हूँ कि ये हुआ क्या है। उन्होंने रिकॉर्ड के लिए उन्होंने अपने जो हेडलाइन थी, जो कैप्शन था ऊपर, उन्होंने लिखा इतला बराए रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड में आप महफूज कर लें कि उनके साथ हुआ क्या है। वो कहते हैं, आज नाज प्लाजा सिग्नल पर एक गाड़ी हाईलेक्स जो कि वीगो थी, मेरी गाड़ी को उसने पीछे से हिट किया। मैंने रोका, बहस शुरू हुई, पहले गलती नहीं मानी, इसके बाद मुझे बेटा
मुझे बेटा तो गायब हो जाएगा की धमकी दी। फिर मौसूफ पान शान खाकर बदतमीज़ी कर रहे थे और मैंने जवाबन भी उनकी ज़बान में वो कह रहे मैंने जो है वो बात की और उन्होंने सवाल किया सिंध पुलिस से। सिंध पुलिस को भी टैग भी किया है ट्विटर पे उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से ड्राइवर बेटा तो गायब हो जाएगा की धमकी 20 सड़क पर दे रहा है। क्या सरकार ने शुमाली इलाका जात की सैर का बंदोबस्त किया है? क्या चीफ सेक्रेटरी को इस को चेक करने की जहमत जो है वो नहीं करेंगे? अब मेरी उनसे फिर ये सारा सूरत हाल के बाद मैंने फिर उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि ये वाक़या हुआ क्या है। वो कहते हैं जी मैं चूँकि सिग्नल जैसे ही जो नाज प्लाजा है उसके बाद मैं जा रहा था, जिस तरह सिग्नल क्रॉस हुआ तो उसके बाद फिर चूँकि रश बहुत ज़्यादा था तो पीछे से गाड़ी हिट हुई थी और अमूमी तौर पर एक लोग जो है वो कोशिश करते हैं, पूछते हैं ज़ाहिर है जब ज़ोरदार आवाज़ आए, गाड़ी आगे से लगे या पीछे से लगे तो वो रोक कर देखते हैं, अपनी गाड़ी को तसल्ली करते हैं। तो वो पीछे से बैठे हुए शख्स जो थे उनके मुंह में पान भरा हुआ था या गुटखा भरा हुआ था शायद, वो सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी पे थे और ख़ुद वो तस्लीम करेंगे देखें जी तू गायब हो जाएगा, ये चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी है। अब मामला ये है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब जो है क्या उन्होंने अपने ड्राइवरों को या अपने जो सरकारी नंबर प्लेट की जो गाड़ी है क्या वो गाड़ी बदमाशी के लिए दी है कि सड़क पर तारिक मतीन हो या कोई और हो, क्या उनके साथ रोड के ऊपर चलते हुए क्या इस तरह की बदतमीज़ी की जाएगी या उनको इस तरह की धमकियाँ दी जाएंगी जो मजबूरी तौर पर मुल्क की सूरत हाल चल रही है? क्या इस तरह का उनका ऑफिस इस्तेमाल होता है? क्या उनकी वीगो गाड़ी और इनका जो सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी है क्या लोगों को गायब करने के लिए इस्तेमाल होती है? क्या इनसे बात पुरस नहीं होनी चाहिए? जिस नंबर प्लेट की गाड़ी है क्या पुलिस को इस मामले की जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मैंने भी कराची पुलिस को टैग किया और उसके बाद फिर उन्होंने भी सिंध पुलिस को टैग किया और पूछा कि देखें, लेकिन अब तक इस वक्त तक किसी ने रब्ता नहीं किया तारिक मतीन साहब से भी और उनसे भी। लेकिन उन्होंने तारिक मतीन साहब ने कहा मैं अब क्या उसके खिलाफ किसी थाने जाऊं, एक चूंकि आपको पता है कि जिस तरह पुलिस चाहे तो वो जो है वो कहीं से भी किसी को भी ढूंढ लिख के ले आती है। इस तरह के सरकारी नंबर प्लेट हों जहाँ वो हों, यानी कि जो लोग इस तरह की वारदातें करते हैं। लेकिन ये है कि इसके बारे में अब तक जो है वो नहीं बताया गया है। अब चेक किया गया इस गाड़ी को जो कि गाड़ी नंबर है, उससे पता चलता है कि ये जो है वो नवंबर बल्कि दिसंबर 2000 जो है वो 18 में ये रजिस्टर्ड हुई और उसके बाद फिर ये जो डिपार्टमेंट है GSA एंड CD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिपार्टमेंट है, उसकी ये गाड़ी है और टोयोटा हाइलक्स यानी कि ये 2018 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। यानी कि सरकारी ये तस्दीक हो रही है कि ये गाड़ी नंबर जो है जो कि GSE 815 गाड़ी नंबर है और ये सरकारी नंबर गाड़ी का है और सरकारी डिपार्टमेंट की है। और ये हाइलक्स गाड़ी बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक हो रही है कि ये SGA एंड CD डिपार्टमेंट जो है वो उनकी गाड़ी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की और ये जो है रोड पे चलते हुए एक आम आदमी को, तारिक मतीन ना हो कोई और भी हो, तो उनको इस तरह की धमकी दे रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सिंध पुलिस चाहती तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी, उससे पूछ नहीं सकती थी ये गाड़ी इस वक्त किसके इस्तेमाल में थी? इसको ढूंढना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं होगा कि किसी इलाका गैर में चला गया हो या कच्चे के इलाके में चला गया हो। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है इससे मज़ीद जो है खौफनाक आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है कि एक आम आदमी कोई और तू मैं रोड पे हो जाती है, लेकिन सरकारी नंबर प्लेट वाला आदमी जो है किसी को जान की मारने की धमकियाँ या बेटा तू गायब हो जाएगा इस तरह की धमकियाँ दे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ होगा। वहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस को भी बुलाया कि इसका चालान काटें या इससे बात करें, गाड़ी नहीं रुकी और गाड़ी वहाँ से चली गई। ये सूरत हाल है। अब आप सबको भी ये बताना ज़रूरी है कि ये चल क्या रहा है मुल्क में। अब हम चूँकि कोशिश करते हैं कि सूरत हाल जो है आगे बढ़े और हम जो है वो इस मामले में चूँकि ज़हरा काज़मी और उसके अलावा आपको रिपोर्ट करते रहें, क्योंकि मुसलसल हमारे दोस्त जो हैं वो रब्ता करते हैं और क्योंकि मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया जो इमरान नासिर या उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, चाहे वो फैमिली कोर्ट में केस देर समात है या ट्रायल कोर्ट में, यानी कि क्रिमिनल ट्रायल जहाँ मुल्ज़मान के खिलाफ चल रहा है, वहाँ पर जो केस है वो बाकायदगी से अदालतों में पेश हो रहे हैं। मुल्ज़मान अदालत में नहीं आते और पिछले दिनों जब नहीं आए तो अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिसमें नूर बीबी, ज़हीर, शबीर, उसके अलावा असगर अली और गुलाम मुस्तफ़ा के इस डेट पे वो पेश हो गए और उन्होंने कंडोनेशन यानी कि हाज़री से अससना की दरख्वास्त दायर की कि लेकिन जी
आशूरा का दिन चल रहे थे तो इसलिए वो पेश नहीं हो सके, तो अगली डेट पे पेश होंगे। अब अदालत ने तफ्तीश अफसर को कहा कि सीडीआर और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इनको कॉपी सप्लाई करनी है चालान वगैरह की, ताकि इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो सके। नूर बीबी को अब तक कॉपी सप्लाई नहीं हो सकी, तो अदालत ने ये लिखा है कि इनको जो है वो कॉपी सप्लाई कर दी जाए ताकि इस मामले को आगे चलाकर यानी कि 11 सितंबर को आगे देखा जाए, क्योंकि 265K की दरख्वास्त आज तक ज़ेर इल्तवा है, जिसमें इन मुल्ज़मान की तरफ से दायर की गई है निकाह खान और गवाह की तरफ से कि ये मुकदमा जो है बनता नहीं, लिहाजा उनको इस मुकदमे से बरी किया जाए। वो पेंडिंग है, उस पर अदालत ने कहा कि मजीद अब कार्रवाई होगी 11 सितंबर को। दूसरा जो फैमिली कोर्ट में जिसमें एक निकाह गैर कानूनी है, उस हवाले से जो बच्ची की तरफ से दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी और मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से, उसमें भी जो है वो केस आज तक पेंडिंग है। एक में 25 जो है वो अगस्त की डेट हुई है और एक में जो है वो आगे 2 सितंबर की डेट हुई है। उसमें भी वकील साहब ने कहा कि कई पेजेस हैं इस केस में, तो हमें तैयारी करनी है, तो हमें तैयारी करने का मौका दिया जाए। जज साहब ने बार बार बरहमी का इजहार किया कि देखें जी ये केस शुरू से आप इसको फाइट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप हमेशा आते हैं आखिरी तारीख लेके चले जाते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि अगली दफ़ा जब आते हैं तो फिर उसके बाद फिर टाइम लेके चले जाते हैं। जिस दिन ये लास्ट हियरिंग थी, जिस दिन मैंने मेहदी काज़मी साहब की वीडियो भी शेयर की थी, उसमें जो है उन्होंने वकील साहब ने कहा कि भाई पहले 12 बजे चलाएंगे, 12 बजे आते हैं फिर डेट लेके चले जाते हैं। तो इस तरह जज साहब ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। अब आखिरी उनको टाइम दिया है कि अब इसमें आप तैयारी करके आएँ और इस केस में दलाइल होंगे और उसमें हतमी फैसला किया जाएगा। तो अब ये सूरत हाल है। अब जिस तरह के हम रोज़ इस तरह के केसेस और देख रहे हैं, संगीन सूरत हाल है, मुल्ज़मान को सज़ाएं नहीं हो पा रही और इसी तरह तातुल का शिकार है। मेहदी काज़मी साहब का ये केस चूँकि दुनिया भर में रिपोर्ट हो रहा था, उसके बावजूद जो है वो इस तरह की ताख़िरी हरबे मुल्ज़मान की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर अदालतें चाहें तो जिस तरह इमरान खान का मामला था, तो रोज़ाना की बुनियाद पर हियरिंग हुई और बल्कि घंटों और मिनटों का जो है वो टाइम दिया गया, उसके बाद फिर सज़ा देनी थी, तो इस तरह उनको जो है वो सज़ा हो के रही। लेकिन यहाँ पर संगीन नौइयत के जुराइम हैं, तो यहाँ पर मुल्ज़मान और उनके वकील आते हैं, इसी तरह लंबी लंबी तारीखें लेके चले जाते हैं और लोग जो है यानी कि जो मुतासरीन हैं वो इसी तरह इंसाफ के लिए राहें तक रहे हैं। उम्मीद है कि इंसाफ होगा इस ख़ानदान के साथ भी, और जिन जिन लोगों को मुश्किलात का सामना है इस मुल्क में, उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।